नमस्कार, मैं विजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ईरान और अमेरिका के बीच का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए जो एमओयू हुआ था वो अब नाकाम होने की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इस बीच तेहरान के डिप्टी मेयर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अमेरिका के पास ईरान को झुकाने के लिए परमाणु हमला करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं और फिर भी ईरान नहीं झुकेगा। उन्होंने ईरान के इरादे को दिखाया है कि अमेरिका कुछ भी कुछ भी कर ले, ईरान नहीं झुकेगा। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के सामने विकल्प क्या बचते हैं? क्या अमेरिका हार मानकर घुटने टेक देगा या फिर परमाणु जंग की तरफ जाएगा? इजरायल की भूमिका क्या होगी, क्योंकि नेतन्याहू ने नया शिगुफा छोड़ा है कि ईरान के पास रासायनिक हथियार हैं। ईरान युद्ध में क्या होगा, इसे समझने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं साउथ एशिया के एक्सपर्ट कमर आगा सर, जो कि ईरान के इरादे को समझते हैं, मिडिल ईस्ट को समझते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमें समय देने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अमेरिका जो है प्रतिबंध हटाने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है, जबकि ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप जो है सख्ती बरत रहे हैं। उन्होंने ईरान के अस्तित्व को खत्म करने की भी धमकी वो पहले दे चुके हैं, यानी परमाणु को बम की लेकर के वो धमकी जो देते आए हैं। इसमें आप ईरान की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? अब आगे युद्ध आपको किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, अभी तो कहना जल्दी होगा। बातचीत बहरहाल किसी न किसी लेवल पे होती रहती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये बात क्लियर होगी ये जो सोमवार अभी आने वाला है, इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात होगी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। वहां बहुत से मसले तय हो जाएंगे। ये है कि चिंता जो है अमेरिका को, वो सबसे बड़ी ये है कि भाई उसकी 2 युद्ध हुए, मगर अभी जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे नहीं हो पाए, ना इजराइल के ना अमेरिका के। और फिर दूसरी बात ये, इन्हीं ने सोचा था रिजीम चेंज हो जाएगी, 8 दिन के अंदर सब बदलाव आ जाएगा और फिर उसके अलावा प्रो अमेरिकन रिजीम वहां बन जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 बार इतनी बड़ी युद्ध हुए। फिर उसके अलावा ये था कि इनका एक्चुअली प्रोग्राम क्या है। इनका बेसिक प्रोग्राम अमेरिका का है एक नया मिडिल ईस्ट का गठन करना, जिसके अंदर बॉर्डर भी बदले जाएंगे, सब कुछ होगा। इसराइल का भी यही कहना है कि ये जो स्टेट का गठन हुआ था, ये हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। उन्होंने कहा कि ये जो है, अब ये जो स्टेट्स हैं में रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। अरब स्टेट्स में नए मैप उन्हीं ने वहां पे ऑफिशियली मैप भी एक पब्लिश किया गया था। बहरहाल वो था। फिर दूसरी बात ये कि अमेरिका की कोशिश ये कि जल्द से जल्द वहां से विड्रॉ करे अपने सैनिकों को, और इजराइल उनको सैनिक प्रोटेक्शन दे, यानी सुरक्षा प्रदान करेगा। ये एक प्रोग्राम था। फिर ये भी था कि सबसे बड़ी बात ये थी कि सऊदी अरबिया और दूसरे अरब देश अब्राहम अकॉर्ड की ज्वाइन। जब ये इनके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते, रिजीम बदल जाती, तो सऊदी अरबिया को कोई ऑब्जेक्टिव था अब्राहम ज्वाइन करने। लेकिन अब इनके लिए भी हो रही है अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करना। पब्लिक ओपिनियन अमेरिका जो वर्चस्व काफी कम होता हुआ नजर आता है, इन्फ्लुएंस हो गया है अरब देशों में। फिर उसके अलावा ये था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो थी तेल। जो सारा युद्ध हो रहा है, अमेरिका ने सोचा था कि जिस तरह वेनेजुएला में रिजीम चेंज हो गई, अब ईरान की भी हो जाएगी। ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो बॉर्डर मिलते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, फिर उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से कहिए, तो वो है ईरान चेंज। फिर बगल में उसके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है। ये मैं जो बता रहा हूँ, ये स्टेट डिपार्टमेंट बहुत काफी लिखा जा चुका है इसके ऊपर। जी जी जी। पर सेंट्रल एशिया में रशियन इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करेंगे ईरानियन रिजीम की मदद से, और जहाँ पे तेल, गैस बड़े भंडार पाए जाते हैं और दूसरे मिनरल्स भी हैं। ये सारा जो प्रोग्राम था वो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और अमेरिकन का जो इन्फ्लुएंस था उसमें भी हो गया है। तो इनको देखते हुए लगता है, ये इजराइल का कहना ये है कि वो जो इन्हीं ने साइन किया था एमओयू, वो उसके ऊपर अमेरिका के अंदर भी आपत्ति है, बहुत से अपोजिशन हो रहा है। इजराइल उसको मानने पे तैयार नहीं है, जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट ट्रस्टेड नॉन नेटो एलाई है उस पूरे क्षेत्र में। तो ये सब देख के मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं
और युद्ध तो ना हो, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को कि अमेरिका की ताकत है, इजराइल दूसरी बड़ी ताकत है उस क्षेत्र की, ये चाहेंगे नहीं कि ईरान इस तरीके से एक शक्तिशाली देश के रूप में मर जाए और अमेरिकन इन्फ्लुएंस वहां से कम हो जाए, ईरानियन इन्फ्लुएंस कर जाए। तो पे ऑलरेडी उन्होंने कब्जा कर लिया, उनकी हो गई, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और वो उसको असर्ट भी कर रहे हैं कि उनका खुद बना रहे। ये बातें हैं। अब ये देखना ये है कि अमेरिकन तय करेंगे मंडे के दिन जब उनकी बेंजामिन नेतन्याहू जी से मीटिंग होगी तो बहुत से मसले खुल के आएंगे सामने। जी अभी सर। कुछ एक चीज़ सर, कल जब मेरी आपकी बात हुई थी तो आपने आशंका जताई थी कि ये युद्ध काफ़ी विनाशकारी स्थिति में पहुंच सकता है। उसके बाद से दो घटनाएं हुई हैं। एक तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि ईरान के पास रासायनिक हथियार है। पहले वो बात करते थे कि परमाणु हथियार है, अब उन्होंने नया शगुफा छोड़ा कि रासायनिक हथियार है और वो भी इजराइल के लिए खतरनाक है। तेहरान के जो डिप्टी मेयर हैं उनकी बात है, उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका को जो कुछ करना है कर ले, ईरान बिल्कुल झुकेगा नहीं। अगर अमेरिका को परमाणु बम का हथियार इस्तेमाल करना है तो वो भी कर ले, फिर भी ईरान नहीं झुकेगा। सो अगर इस तरह की टकराव वाली स्थिति बनती है कि इजराइल एक तरफ से अमेरिका के को धक्का दे रहा है कि युद्ध में शामिल होइए आप, ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की घरेलू राजनीति पर इसका असर पड़ रहा है, उनकी आलोचना हो रही है, उनको एक तरह से यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को हार चुके हैं ईरान के हाथ से, तो क्या आपको लग रहा है कि ये युद्ध कहीं न कहीं आगे खींचते हुए या फिर उस चरम पे पहुंच जाएगा जहां के पर कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के अलावा अमेरिका या इजराइल के पास कोई विकल्प नहीं होगा? मैंने पहले भी कहा था कि एक ही जरिया है, इजराइल जो है वो शायद या अमेरिका कोई भी एक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत इस सिनेरियो पे काफी बातचीत अमेरिका में भी हो रही है, इजराइल में भी काफी उनके जो फार राइट ग्रुप्स हैं वो इस बात को कर रहे हैं कि हमको। दूसरी बात ये देखिए, ये युद्ध जो होगा विनाशकारी इसलिए हो जाएगा कि ये केवल सीमित नहीं रहेगा ईरान तक। अभी तक तो ईरानियन जो थे अमेरिकन बेसेस, अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन इकोनॉमिक एसेट को टारगेट कर रहे थे, उनको निशाना बना रहे थे। अब की वो तेल का के जो भंडार हैं बड़े बड़े, जहां से तेल निकल रहा है, आरामको जैसे इन कंपनीज को, इसको क्षति पहुंचा देंगे। वो कह भी चुके हैं। इसके मतलब ये है कि फिर 20% तेल की सप्लाई आप कुछ कर लो, गल्फ ऑफ हॉर्मुज खुली भी रहेगी तो ये सप्लाई बंद हो जाएगी, और ये बहुत बड़ी सप्लाई है, स्पेशली इस टाइम जबकि अधिकतर देशों के पास जो ऑयल रिजर्व थे वो काफी डिप्लीट हो चुके हैं, काफी कम हो चुके हैं। खुद अमेरिका के पास बहुत कम है जी तेल है, उनका रिजर्व उनका भी बहुत कम हो गया है। अभी तक ये था कि गल्फ ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद थी तो रिजर्व ऑयल की वजह से तेल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रही थी, मगर अगर ऑयल के ठिकानों पे और गैस के ठिकानों पे अटैक होगा तो फिर तो साल के लिए दोबारा से उसको बनाने में कई साल लगेगा और कई साल तक ऑयल सप्लाईज डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी पे सीधा असर पड़ेगा। भारत समेत सभी देशों में उसका बहुत, तेल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कंट्रोल बाहर होगा। तो ये बहुत चीजें हैं, विनाशकारी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि ईरान जो है वो, मुझे नहीं लगता कि ये, ईरान के अंदर नेशनलिज्म इस समय चरम सीमा पे है, देशभक्ति। और फिर उसके अलावा ये भी है कि उनके यहाँ यूनिटी बन गई है। वो लोग कहना ये है कि भाई ये जब देश नहीं रहेगा तो रिजीम से लड़ाई तो बाद की लड़ाई है, पहले देश बचाओ। तो सब मिल गए हैं। और हमने पहले भी देखा था जब सन 80 में प्रेसिडेंट इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने जब अटैक किया था, 8 साल तक ईरानी लड़ता रहा उनसे। जी बाद 8 साल के बाद उन्होंने ईरान को वहां से, ईरान से इराकी फोर्सेस को भगा दिया। और समय जबकि उनके पास सेना भी नहीं थी, जो पुरानी सेना थी शाह की रेवोल्यूशन के फौरन बाद, उस सेना को इमाम खुमैनी जो समय लीडर थे रेवोल्यूशन के, उन्होंने डिसॉल्व कर दी थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कहीं अगर ये सेना रह जाएगी तो दोबारा से शाह वापस आ सकते हैं, कू स्टेज करके चाह जाएगी। तो ये सब इनके पास, अब भी ये सब मिल गए थे, पूरा ईरानी मिलके वो लड़ाई लड़ी थी। और अभी भी मैं देखता हूँ अगर ऐसा होगा तो वो
अभी यूनिटी और स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है उनकी। आप सर ईरान की जो घरेलू पॉलिटिक्स है उसको भी आप समझते हैं। कुछ महीने पहले तक यानी जनवरी में ईरान की जो यही सरकार है उस पर नरसंहार के आरोप लगे थे, लेकिन फिर कई सारे जो बड़े नेता हैं उनकी हत्या हुई अमेरिका और इजराइल के हमले में। जो नई लीडरशिप आई है, आईआरजीसी है, उन वो कितने सख्ती से या कितनी मजबूती के साथ किस हद तक वो जा सकते हैं, या फिर क्या आपको लगता है कि जो दूसरा जो द्वितीय विश्व युद्ध था उस वाले हालात बन रहे हैं, जब जापान ने आखिरकार अंत तक झुकने से इनकार कर दिया था, मजबूरी में जब पर्ल हार्बर हमला हुआ तो फिर अमेरिका को परमाणु हमला करना पड़ा जापान को झुकाने के लिए। क्या आप लग रहा है कि स्थिति उस हद तक जा सकती है? डोनाल्ड ट्रंप अगर न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहे हैं, न्यूक्लियर परमाणु धमकी दे रहे हैं, और लग नहीं रहा है कि ईरान के सामने में उनका न्यूक्लियर जो ब्लैकमेलिंग है वो चल पा रहा है या धमकी चल पा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या एक मैडमैन तक पहुंच पाएंगे, या फिर जापान वाली स्थिति आपको बनती दिख रही है जहां पे कि आखिरी ऑप्शन बस परमाणु युद्ध बचेगा? देखिए, बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में अभी बोलना मुश्किल होगा। क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप की जहां तक बात है, वो हमेशा बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, इज ए डील मेकर अपने को कहते हैं, फिर उसके बाद कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये उनके सामने अमेरिका फर्स्ट भी है, मागा मूवमेंट भी है, अमेरिका के अंदर पब्लिक जो है युद्ध के विरुद्ध काफी होती हुई नजर आती है। नवंबर में इलेक्शन भी है उसके अंदर, और इसकी पार्टी की सपोर्ट बेस, प्रेसिडेंट की भी सपोर्ट बेस बहुत कम हो गई है। ये सारी बातें वो इनको देखेंगे। फिर उसके अलावा उनके जो पुराने एलाइज हैं पश्चिम यूरोप, वो क्या कहते हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। नाटो की मीटिंग चल रही है इस समय, वहां भी डिस्कशन में होगा। बस पश्चिम एशिया बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ये सारी चीजें हैं जिनको अमेरिका देखेगा। इसराइल से बातचीत होगी। फिर उसके अलावा दूसरी बात यह है कि अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल ये आ गई है, अगर ईरान का जिस तरीके से वर्चस्व बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, फिर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत जी। लगातार कम होता चला जाएगा। इसलिए कि अरब देशों में नेशनलिज्म भी बढ़ रही है गाजा को लेके, वहां पर भी काफी नेशनलिज्म हो गई है। जो प्रो अमेरिकन रिजीम है उनको भी स्टेटमेंट अब्राहम अकॉर्ड नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, अमेरिकन हितों को आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही है। तो बहुत बड़ी समस्या अमेरिका के सामने है। दोनों चीजें, एक तरफ उनकी पब्लिक ओपिनियन युद्ध के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका के हैं। अब ये तो देखेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के किस तरह से इनको बैलेंस किया जाए और अपना वर्चस्व दोबारा से वहां पे स्टैब्लिश किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि अब, देखिए दुनिया बहुत बदल गई है, अमेरिका के हिसाब से अभी तक नहीं बदल रहा। मल्टीपोल वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है। अमेरिकन सोच रहे हैं कि तेल, ग्लोबल ऑयल जितना भी है पूरी दुनिया के, उसके ऊपर अगर उनका वर्चस्व बनता है, उसका ग्रेटर कंट्रोल बनता है, तो वो फिर एक अकेली सुपर पावर आने वाले समय में बने रहेंगे। तेल का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए वेपन का भी कर सकते हैं। ये सब चीजों से नहीं हो सकता। मल्टीपोलर है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में बहुत से देश हैं जो काफी संपन्न है, भारत समेत, जो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में भी उनकी भागीदारी बढ़े। नया सिस्टम, पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं वो इफेक्टिव नहीं रह गए हैं। एक पॉलिटिकल नेशनल सिस्टम जो यूएन का में बदलाव, सिक्योरिटी काउंसिल में का extension, फिर उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ में भी भारत अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहता है। तो ये आप लोग नहीं देते हैं इसको। अमेरिका का जो डिक्लाइन है, बड़ी पावर जितनी भी होती है, जिनके पास बहुत शक्ति होती है, वो हमेशा युद्ध पे विश्वास करते हैं। मैं समझता हूँ कि भारत को वो स्टेटमेंट अच्छा था मोदी जी का, जब उन्हीं ने उनको प्रेसिडेंट पुतिन से कहा था कि युद्ध का काल समाप्त हो जाए, बातचीत ही करनी पड़ेगी। हो, मैं समझता हूँ इतना बेहतर है, नहीं तो पूरे क्षेत्र में ये फैल जाएगा, बहुत भयानक होगा। सर मैं एक इजराइल की भूमिका को समझना चाहता हूं कि इजराइल कहां तक, इजराइल का भी जो रुख है बिल्कुल अड़ियल रुख है, बिल्कुल वो भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार पुश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि आप ईरान युद्ध फिर से शुरू करिए। बिल्कुल वो भी एक तरह से तुले हुए हैं कि एनी हाउ ईरान को खत्म करना है।
तो इजराइल का अमेरिका में एक प्रभाव रहा है, चाहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी का हो या फिर पुराना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर कोई अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति हो। इजराइल कहाँ तक अमेरिका को पुश कर पाएगा इस युद्ध में? मैं इजराइल को के नज़रिए से देखना चाह रहा हूँ सर। देखिए, इसराइल की पूरी कोशिश है, जूइश लॉबी वहाँ बहुत स्ट्रांग है, कांग्रेस में भी उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उसके अलावा जो उनकी स्टेट्स हैं अमेरिका की अलग अलग 50, उनमें भी उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। अब ये सारी चीजें प्रेसिडेंट को तय करनी पड़ती है। इसराइल की सपोर्ट बेस तो है, क्या अमेरिकन इंटरेस्ट किस चीज में है वो डिफाइन करेगा प्रेसिडेंट। अमेरिकन इंटरेस्ट है अगर युद्ध में, और वो ये देखते हैं कि युद्ध के माध्यम से वो अपना वर्चस्व दोबारा से बना सकते हैं, तो जरूर युद्ध होगा। नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट तय करेगा क्या होगा। और उसमें फिर बहुत से अमेरिकन इंस्टीट्यूशन हैं, प्रेसिडेंट ऑलरेडी बात कर रहे हैं, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से भी उनकी मीटिंग हुई वार को लेके। फिर उसके अलावा कांग्रेसमैन से भी उनकी लगातार बातचीत चल रही है अलग अलग लेवल के ऊपर। फिर उसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन से भी उनकी बातचीत चल रही है। ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि वो वार के सिनारियो पे वार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें हो रही हैं। इसीलिए उन्हीं ने अगले मंडे को बुलाया है, तब तक मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे पैसे वाला देश है, और अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा तो भी यही सबसे नंबर वन तो यही रहेंगे। टेक्नोलॉजीज हैं, सब कुछ है उनके पास। लेकिन ये है कि वो अ, अकेला सुपर पावर का रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस और सर मैं अगर मिडिल ईस्ट के देशों को जानना चाहूँगा कि सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया या कुवैत हो गया, इन देशों की भूमिका आप कहाँ तक देख रहे हैं ईरान के सामने में? क्योंकि अगर मान लीजिए आज की तारीख में अगर युद्ध खत्म हो जाता है, यहीं पे स्टॉप हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जो युद्ध की शर्तें जो है ईरान के फेवर में है, ईरान के पक्ष में होंगी जाएंगे। अमेरिका हारा हुआ नजर आएगा, तो फिर सऊदी, यूएई, बहरीन, कुवैत, इन देशों का की क्या रुख होगी? क्या सऊदी या यूएई खास करके इन दोनों को देखा जाए तो जो एक मुस्लिम उम्मा में इनकी होती है कि मेरा वर्चस्व दिखे, क्या वो ईरान उसे रिप्लेस कर देगा? देखिए, ईरान की जो इस समय स्थिति है मुस्लिम उम्मा में, नंबर वन हो गई। बहुत बड़ी सपोर्ट है, और ये सपोर्ट उनको गाजा में हमस को सपोर्ट करके मिली। फिर दूसरी बात ये कि उनको एक सपोर्ट, और ईरान का जो युद्ध हुआ इसराइल और अमेरिका से, अमेरिका इसराइल असमर्थ रहे अपने ईरान को हराने में, तो उसकी वजह से बहुत बड़ी सपोर्ट वहां पे हो गई। दूसरी तरफ ये भी है कि जो अरब देश हैं, ये अरब देश कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान का वर्चस्व बढ़े, मगर ईरान की नीति मैं नहीं समझता कि किसी भी देश पे कब्जा करने की या किसी भी चीज पे, फिलहाल वो इनकी पोजीशन इतनी नहीं है कि वो डोमिनेट करने पूरे रीजन को। और वहां जाके ईरान की टॉप प्रायोरिटी दो है, एक तो रिकंस्ट्रक्शन, अपने मुल्क को दोबारा से बनाना, और आगे ले, ये नंबर वन। नंबर ये है कि वो ये चाहता है, बल्कि पैरेलल आप समझिए, वो ये चाहता है कि इस क्षेत्र की जो सिक्योरिटी है, पूरे अरब इसकी खाड़ी के जो देश हैं, इनकी जो सिक्योरिटी है, उसका कहना यह है कि सारे देश मिल के करें। और वो अरब से बहुत समय से कह रहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी जो है, रक्षा जो है, अमेरिका को ठेके पे मत दीजिए, सबलेट मत कीजिए, बल्कि हम मिल के इसका इसको इसको प्रोटेक्ट करें। दूसरी चीज भी है कि ईरान की सपोर्ट जो है अरब जनता के बीच में भी काफी है, क्योंकि गाजा पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया, जहां के ऊपर अरब देशों के अंदर एक भावना पैदा हो गई थी कि इसराइल दुनिया का सबसे शक्तिशाली उस क्षेत्र का देश है और इसको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ये गाजा और ईरान की वार के बाद ये हुआ कि भाई इसराइल ईरान का मसला हल हो, ने ये प्रूव कर दिया कि इनसे हो सकता। वो अभी भी सब देश यही चाहते हैं, टू नेशन सोल्यूशन। जो दो देश, जो भारत भी काफी समय से जिसको कह रहा है, सोल्यूशन होना चाहिए, पैलेस्टाइन का गठन होना चाहिए। अब देखना ये है, दूसरी तरफ ये भी है कि नेतन्याहू की जो इतना वार का उन्होंने एक्सपेंशन कर है, गाजा में चल रहा है, वेस्ट बैंक में भी उनके फोर्सेस इन्वॉल्व हैं,
वहाँ पे नए लेबनान में। उन्हीं ने सीरिया के अंदर भी अब गोलन हाइट, पूरे गोलन हाइट पे कब्जा कर लिया है, बल्कि दमस्कस जो कैपिटल है उससे 25-30 किलोमीटर दूरी पर वो मौजूद है। गाजा, और फिर उसके अलावा लेबनान में भी इनका साउथ लेबनान, जमीन को कब्जा करना किसी बड़ी पावर के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल। बिल्कुल। जनरल ने कहा कि हमें 5 आईडीएफ यानी 5 सेनाएं चाहिए अलग अलग जगहों से लड़ने के लिए। छोटा मुल्क है, पॉपुलेशन कम है, फिर कोई भी देश ये बात को बर्दाश्त नहीं करता कि उस दूसरा देश जमीन पे कब्जा कर ले। बिल्कुल। तो वो लेबनान में भी यही स्थिति नजर आती है, काफी यूनिटी है उनके अंदर। और इसका जन्म ही ये हुआ था कि इससे पहले जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसराइल को हटाने में असमर्थ थी। जी। हुआ ये नहीं रहेंगे, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। एक चीज भी है, देखना ये है कि मंडे तक हमको वेट करना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। अमेरिका करेगा, रुख होगा उसका। अभी तो अमेरिका ने काफी इसराइल को समझाने की कोशिश की, अब युद्ध बंद की, चीजें जो है अमेरिका की कि आप वो है। और ईरान की जो डिमांड है उनके लिए पूरा करना, वो भी कह रहे हैं कि हमारा जो फ्रोजन हमारे जो पैसे बंद रोक लिए गए हैं अरब देशों में है और बहुत से देशों में है, अमेरिका में है, कि उसको तुरंत रिलीज किया जाए। लगभग 100 बिलियन है, फिर उसके अलावा तो 300 बिलियन वो मांग रहे हैं वॉर जो डैमेजेस हुए रिकंस्ट्रक्शन के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप तो कहते हैं कि हाँ ठीक है आपको मिलेगा, मगर अरब दें उस $300 बिलियन को फ्रोजन एसेट के लिए। पहले तो राजी हो गए थे, अब वो ये कह रहे हैं कि जो पैसा हम रिलीज करेंगे उसका सामान अमेरिका से और लिस्ट सबमिट कीजिए क्या क्या चाहिए उनकी। और यह है कि आप अपना ऑयल प्रोग्राम को कट कीजिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम जीरो होना चाहिए, अमेरिकन चाहते हैं। फिर अमेरिकन ये भी चाहते हैं कि जो हिजबुल्लाह ईरान मुझे नहीं लगता कि बनता। जी सर। लेकिन ये है कि बातचीत से सारे मसलों का हल ढूंढा जा सकता है, एक मिडिल पाथ निकल आ सकता है, भले कुछ समय लगे। जैसे न्यूक्लियर इशू को लेके ने साफ कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, जी। देने पे तैयार है, मगर 5% तक न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट की परमिशन दो। इस तरह के बहुत हैं इश्यूज को भी बंद इस तरह के उनके पास तो है कि आपके पास 60% इनरिच यूरेनियम है, आप उसको कर लीजिए, 5 साल 10 साल उसका इस्तेमाल कीजिए, 5-10 इनरिच मत कीजिए। बहुत सी चीजें हैं जो तय हो सकती है, लेकिन ये कि मसला केवल ईरान का नहीं है, फिलिस्तीन का भी मसला है, फिर यमन का भी मसला है, वहां पे भी शांति आनी चाहिए, गाजा और पैलेस्टाइन में। तो बहुत सी चीजें हैं, एक बड़ा सोल्यूशन रीजनल जी। जरूरत है। जब तक नहीं होगी तब तक ही शांति पूरे मुझे आती हुई नजर नहीं आती। जी ईरान आएगा तो हुती खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल। हुती खड़े होंगे तो फिर कोई और खड़ा होगा। अभी ऑलरेडी एक झड़प हो गई कुछ दिन पहले हुती और सऊदी बैक जो गवर्नमेंट यमन के बीच में लगी। तो ये सारी चीजें हैं, इन पे जब तक पूरा मिल के बैठ के तय नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे, इसी के बहुत समय से ये चल रहे हैं। जी। और इसी की वजह से ये आतंकवादी संगठन या मिलिटेंट मूवमेंट खड़े हो गए हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है नहीं अरब वर्ल्ड में, ये भी एक बड़ी। बिल्कुल। जी सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। चूंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए हम आज की बातचीत को यहाँ रोकना चाहेंगे। जो भी सर ने कहा कि मंडे के को नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी, तो देखते हैं कि क्या बनता है। सर ने एक और बात कही कि बातचीत से सारी चीज़ें सुलझ सकती हैं, लेकिन बात यह है कि अगर क्या जो पक्ष हैं उनको वास्तव में शांति चाहिए, क्या वो वास्तव में बातचीत से युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, इजराइल है, ईरान है, अमेरिका है, तीनों की अपने अपने हित हैं, अपने अपने डिमांड है और अपनी अपनी जिद है।
तो जो भी होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी और आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी इस पर वो आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।